गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं साधना आर्य आईएएस फॉर यू में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, स्टोन एज को पढ़ेंगे। और स्टोन एज पढ़ने के क्रम में हमने इससे पहले जो क्लास की है हिस्ट्री की, इतिहास की, हिस्ट्री की जो इंट्रो की क्लास की है उसमें हमने जाना था जो पाषाण काल है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो हम थोड़ा सा नोट करते चले। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें हमने जाना था कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को। मानव आगमन से लेकर 712 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो क्या है? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे, रिटन में लिखित साक्ष्य नहीं था। और इस काल के अंतर्गत हमने उदाहरण स्वरूप जाना था क्या? पाषाण काल। तो पाषाण काल मानव उद्भव से लेकर, मतलब मानव का जो आगमन हुआ है, जहां से जन्म है वहां से लेकर पाषाण काल तक को हम जानने वाले हैं। 712 ईस्वी तक एग्जैक्टली। आज की क्लास में हम मानव आगमन से पाषाण काल तक जानने वाले हैं, ठीक है। तो जब बात करें मानव आगमन की, तो जो मानव आगमन है, आप कह सकते हैं जो मानव का विकास है, मानव विकास। सबसे पहले तो उद्भव की ही बात कर लें तो जो मानव का जो उद्भव है ना, वो वैश्विक स्तर पर देखें अगर, वैश्विक स्तर पर कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका के इथियोपिया से, अफ्रीका के इथियोपिया से। क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पीसीएस में या अन्य एग्जाम में, जो अन्य एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया है। और आपको विश्व के देशों के नाम दिए हुए हैं या कंटिनेंट महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं, तो आपको वहां पर अफ्रीका या फिर इथियोपिया ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां उसे टिक कर सकते हैं। या इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया गया हो तो दूसरा मानव का उद्भव क्या है जो मानते हैं इतिहास में? भारत। भारत में कहा? शिवालिक की श्रेणियों में, शिवालिक की श्रेणियों में यहां से उद्भव माना जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये जो प्रागैतिहासिक काल मैं सबसे पहले आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए, अर्थात कोई साक्ष्य होगा जिसके आधार पर उद्भव बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो भारत में जो शिवालिक की श्रेणियों से मानव का उद्भव बताया गया, उसमें साक्ष्य क्या मिला? रामापिथेकस का, रामापिथेकस का है। और इस साक्ष्य की खोज की है, खोजा है किसने? 1930 में लेविस जी ने, है ना, लेविस ने खोजा है इसको। और ये जो रामापिथेकस है जिसके साक्ष्य मिले हैं वो कैसे थे? 4 पैर वाले थे। कैसे? 4 पैर, ठीक है। और वहीं बात करें अफ्रीका के इथियोपिया से, यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। किसके? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साक्ष्य मिले हैं, जो मानव का आदिम पूर्वज कहलाता है। इन्हें कब खोजा गया? इनके साक्ष्य कब मिले? 1924 में रेमंड डॉट ने बताया। इनकी विशेषता क्या है कि ये 2 पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा झुककर, थोड़ा झुककर, ठीक। तो रामापिथेकस के बारे में आपने क्या जाना? ये 4 पैरों पर
चलते थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में मानव साक्ष्य, ह्यूमन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप यहीं पर स्टार या इस तरह से मार्क बनाकर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारत में मानव साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से, या घाटी के पास से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बड़ी बड़ी जो फैक्ट बेस्ड भी हैं, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले रामापिथेकस, यहाँ से ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन मानव है। और मानव का आदिम पूर्वज भी कहते हैं इन्हें, मानव का आदिम पूर्वज। यहाँ से मानव का जो उद्भव आपने देखा, इस उद्भव से लेकर वर्तमान में आधुनिक मानव तक का सफर मानव के विकास के क्रम में आपने जान लिया। आधुनिक मानव का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये एक बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से मानव का सिर्फ हमने उद्भव जाना। ये एक सीरीज है, आप जो है इस सीरीज को मैं बोल कर बता देती हूँ, आप थोड़ा इसे बस सुन लीजिए, याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे उतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि मानव का जो विकास है उसमें सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये भाव आ रहा होगा कि उससे पहले क्या मानव नहीं था? आ रहा होगा ना। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो सबसे पहले आपने इतिहास का जो विभाजन देखा था, हिस्ट्री की जो इंट्रो की क्लास थी उसमें क्या था कि स्रोतों के आधार पर विभाजन किया गया था, जिसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल था, है ना। क्या स्रोत थे उसमें? पुरातात्विक साक्ष्य। तो जहां से साक्ष्य मिलने प्रारंभ हुए, हमें तो वहीं से पता चलेगा ना। तो इस बात पर आपको बहुत ज्यादा डिबेट नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नाम एक दो और बता देती हूँ। सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये दोनों ही नाम मानव विकास के क्रम में आईएएस में भी पूछे गए हैं। फिर होमो हैबिलिस, पिथैकोथ्रोपस, और इसके बाद एक दो नाम और हैं, फिर आप आ जाते हैं, मैं आ जाती हूँ, दैट इज आधुनिक मानव, होमो सैपियंस। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पाषाण काल की ओर, क्योंकि बात कहाँ से शुरू हुई थी? मानव आगमन से लेकर 712 एडी तक पढ़ना है। तो पाषाण काल पढ़ने से पहले हमें मानव का आगमन तो होना चाहिए ना। तो हमने मानव का आगमन या उद्भव आपको बता दिया। ठीक है, अब हम पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज। जब स्टोन एज की बात आती है, पाषाण काल की बात आती है, तो सबसे पहले पाषाण काल से आवरण किसने हटाया, है ना। आप कह सकते हो बताया किसने कि ऐसा कुछ है पाषाण काल जैसा। उनका नाम क्या है? प्रिमरोज। आप लिख सकते हैं पाषाण काल को उद्घाटित किया या आवरण हटाया। ठीक है, क्या नाम है? प्रिमरोज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और एग्जाम्स में अभी भी आता रहता है। और इसके अतिरिक्त एक नाम है पाषाण काल से जुड़े हुए उत्खनन
उत्खनन समझते हैं, जो निकाले जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उन्हें जमीन की परतों को हटाकर बाहर उजागर किया जाता है ना? तो उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने। ये कौन थे? ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। कई बार क्वेश्चन तो इतना ही पूछ लिया गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे कौन थे? यह उत्खनन किसने किया? कब किया था? 1863 में। इन्हें पहला जो हैंड एक्स था वो प्राप्त हुआ था, है ना? उसकी संस्कृति पता चली थी। कहाँ से? मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, मद्रास के पल्लवरम से। आगे बढ़े, चलिए अब हम पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करके एक एक करके पढ़ने वाले हैं। उससे पहले क्या, पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करेंगे। कौन से भाग हैं? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज और मीजो स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि क्या है ये। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल से, ओल्ड स्टोन एज। ठीक, अच्छा, पाषाण काल कहकर आप इसको संदर्भित कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पाषाण काल में क्या मिलेगा? पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, लेकिन लिखित में कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, रिटन में कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, सिर्फ साक्ष्य मिलेंगे। तो हम साक्ष्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, और पाषाण काल है तो ज्यादातर इन लोगों का जीवन, इस समय के जो लोग थे, जो मानव थे, उनका जो जीवन था वो पत्थरों के आसपास ही घूमता रहता था। इस वजह से इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। पत्थरों पर सोना है, पत्थरों के ही हथियार हैं, पत्थरों से ही सारी चीजें उन्हें क्या कहते हैं, धारदार बनाकर उनका उपयोग किया जा रहा है। पत्थरों के माध्यम से ही उन पत्थरों को हथियार बनाकर क्या शिकार कर रहे हैं। तो ज्यादातर चीजें, उनका जो जीवन है वो पत्थरों के आसपास ही घूमता रहता है, पत्थरों की गुफाओं में रह रहे हैं। इस वजह से ये क्या है, पाषाण काल इसे कहा गया है। जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पत्थरों के रूप ऊपर ही मिले हैं, है ना, या पत्थर के रूप में ही मिले हैं। तो ये एक कारण है, क्योंकि अगर आपके मन में ये आ रहा है कि पाषाण काल ही क्यों कह रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, एक बेसिक सेंस बताइए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है या किसी क्षेत्र के बारे में जानना है, तो वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए आपको यदि ये पता चल जाए कि वहाँ के लोग किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह का फल फूल खाते हैं, किस तरह के हथियार उपयोग करते हैं, तो आप काफी सारी बातें उनके बारे में जान जाएंगे, है ना। कुछ मूल बातें होती हैं जिनके आधार पर ये तय करना आसान हो जाता है कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से जान लेंगे। तो कुछ इसी तरह से हम उनके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? पूरा पाषाण काल के
लोगों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका जीवन कैसा था, है ना? उनका जो जीवन है, पुरापाषाण काल के जो लोग हैं, क्या हम यहाँ पर कुछ चित्र बना लें? चलिए यहीं से जानते हैं उनका जीवन कैसा था। पुरापाषाण काल के जो लोग थे उनका जीवन कैसा था? जीवन से तात्पर्य क्या उनका जीवन स्थायी था या अस्थायी था, है ना? तो वो लोग कैसे थे? घुमंतु थे, घुमंतु। या आप कह सकते हो खाना बदोश था उनका जीवन। कैसा था? खाना बदोश या घुमंतु, है ना? घुमंतु। नोमैडिक, नोमैडिक पीपल थे। इससे क्या पता चला? नोमैडिक या खाना बदोश या घुमंतु लोग कैसे होते हैं? वो वे लोग जो एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। ठीक है? आज एक स्थान पर है, कल दूसरे स्थान पर वो आपको मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? खाना बदोश, घुमंतु, नोमैडिक पीपल। तो पुरापाषाण काल के जो लोग थे, वो कैसे थे? उनका जो जीवन था वो कैसा था? खाना बदोश था, घुमंतु था। ठीक है? इसके साथ ही जब उनका जीवन कैसा है? घुमंतु है, खाना बदोश है, स्थायी नहीं है। कैसा है? अस्थायी है। जब जीवन अस्थायी है तो इसके साथ साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा? जीवन जब अस्थायी होता है तो बदल क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें खाद्य संग्रह करना है, भोजन के लिए होना भी तो चाहिए ना। जहां आप रह रहे थे पहले, वहां के संसाधनों का आप उपभोग कर चुके हैं, खा चुके हैं, समाप्त हो गए हैं या लगभग समाप्त हो गए हैं, तो अगली जगह जाना पड़ेगा ना। तो खाद्य संग्रह करेंगे। क्या करेंगे? कुछ खाया और कुछ रख लिया। तो खाद्य संग्रह। और साथ ही जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जीवन जीने के लिए जो भोजन करना पड़ेगा उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कुछ जो हम खा सकते हैं वो उसे खा लेंगे, कुछ संग्रह कर लेंगे। जो पेड़ पौधे हैं वहां पर जो भी फल फूल लगे हुए हैं उन्हें कुछ संग्रह कर लेंगे। और साथ ही शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। क्योंकि सिर्फ घूमने से तो पेट नहीं भरेगा। घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि भोजन चाहिए, है ना? जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो भोजन चाहिए। और यही प्रक्रिया उस समय पुरापाषाण काल में क्या था? ये जो प्रक्रिया है खाद्य संग्रह करने की, भोजन को एकत्रित करने की और शिकार करके भोजन करने की, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी। क्योंकि तब कोई रूपी जैसा कोई सिस्टम तो था नहीं, है ना? हम अभी मानव के उद्भव से ही एकदम इनिशियल पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यही व्यवस्था इसकी क्या हो जाएगी? इस समय के लोगों की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यही इनकी क्या थी? अर्थव्यवस्था थी। इसी से इनकी पूरी व्यवस्था संचालित होती थी। क्या करना है? खाद्य का संग्रह कर लेना है और शिकार करना है ना? खाद्य का संग्रह कर लिया, कहाँ से किया? आपको पता चल गया। जहां भी वो रुकते थे, अस्थायी जीवन था, वहां से जो फल फूल मिलते थे उन्हें खाते थे और शेष अपने साथ ले जाते थे। अधिक संग्रह कर नहीं सकते थे क्योंकि खराब हो जाएगा, है ना? साथ ही आपने जाना शिकार करते थे। तो जो पुरापाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार करते थे, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो चाहिए। मीन्स कि कोई हथियार औजार कुछ तो चाहिए होगा ना। बिल्कुल। तो जो शिकार करने के लिए क्या चाहिए? कुछ हथियार या औजार चाहिए। इस समय इनके जो हथियार थे वो क्या थे? बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे। बड़े-बड़े। कैसे? बड़े-बड़े हथियार हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर हथियार या औजार की बात करें तो मैं आपको यहीं पर कुछ कुछ औजारों की बात बता देती हूँ जो कि हथियार और औजार दोनों के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। जैसे कि पेबुल। पेबुल जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं। पेबुल कुछ ऐसा दिखता है ना? कुछ इस तरह से दिखता है। आपने सुना होगा चॉपिंग, है ना? चॉपिंग। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसा हथियार या औजार जिसमें दोनों तरफ धार होती है। जैसे आज के चॉपर नहीं आते हैं,
आपने देखा होगा बड़ा वाला जो नाइफ होता है, चाकू होता है ना, चॉपर जैसा चौड़ा सा होता है। हाँ, कुछ वैसे ही, जिसमें दोनों तरफ से हथियार हो, अर्थात इधर से भी काट सकते हैं और इधर से भी काट सकते हैं। इस वाली तरफ से, दोनों तरफ से काट सकते हैं, तो ये चॉपिंग है। और जो एक और है वो है चॉपर। देखिए चॉपर भी है। इसमें क्या है, एक तरफ से काट सकते हैं केवल। चॉपिंग में दोनों तरफ से काट सकते हैं। ऐसा औजार, हथियार जिसमें दोनों तरफ से काट सकते हैं उसे चॉपिंग कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक तरफ से काट सकते हैं उसे क्या कहते हैं, चॉपर कहते हैं। ठीक है, तो ये हथियार इस समय के लोग प्रयोग करते थे, पूरा पाषाण काल के। ये सब पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, किससे, पत्थर से बने हुए हैं। तो आप देखेंगे ये हथियार यही रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो ये हथियार एग्जैक्टली यही रहेंगे, लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, शार्प होते जाएंगे। पूरा पाषाण काल में ये उतने अच्छे से शार्प नहीं है। ठीक है, साक्ष्यों की बात करें तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो पेबुल है, चॉबिंग है, चॉपर है, इनके जो साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई हथियारों की बात। तो खाद्य संग्राहक था, पुरापाषाण काल के जो लोग थे खाद्य का संग्रह करते थे प्लस शिकार करते थे। शिकार कैसे करते थे, हथियारों के माध्यम से करेंगे, है ना। और जो हथियार थे वो कैसे थे, बड़े बड़े थे। हथियार इस समय बड़े बड़े थे, काफी बड़े थे। ठीक है, हथियार जब इनके बहुत बड़े बड़े थे तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। कैसे, एक मिनट में इसे हाईलाइट कर देती हूँ। हथियार बहुत बड़े बड़े थे तो कैसे होगा, बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार करते थे, कर पाते थे। कैसे, बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार कर पाते थे, का शिकार करते। क्योंकि छोटे कैसे करते, होगा ही नहीं, उनके लिए कुछ शार्प चाहिए, छोटे चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने इनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, इस समय जो लोग रहते थे उनके जीवन के एक कुछ भाग को जाना। जैसे मैं आपको अगर एक छोटा सा कॉमेडी चित्र बनाऊं कुछ इस तरह से, ये क्या है, पूरा पाषाण काल के लोग हैं, पूरा पाषाण काल के लोग हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। आंखें भी बना दें, चलिए। अगर हमें इसके जीवन के बारे में जानना है तो हमने क्या क्या जान लिया, इनका जीवन कैसा था, खाना बदोश था, घुमंतु, समझ आ गया। और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था थी खाद्य का संग्रह करते थे, संग्राहक थे अर्थात एकत्रित करते थे, जो खाया सो खाया और थोड़ा बहुत एकत्रित कर लिया, प्लस शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार किया, शिकार कैसे करेंगे, शिकार करने से एक बात तो स्पष्ट हो गई, शिकार कर रहे हैं तो कुछ मारने के लिए भी चाहिए ना, तो हथियार, टूल्स या औजार। ठीक है, क्या आपने जाना, टेबल, चॉबिंग और चॉपर, इनका प्रयोग करके शिकार करते थे। ये काफी बड़े बड़े होते थे, तो शिकार जो करते थे वो शिकार भी बड़े बड़े जानवरों का करते थे। कैसे, बड़े बड़े जानवरों का। ठीक है, जो भी शिकार करते थे बड़े बड़े जानवरों का करते थे। इतनी बात स्पष्ट है आपको, चलिए अब हम जान लेते हैं इस समय के जो लोग थे क्या कपड़े पहनते थे। पूरा पाषाण काल के लोग ड्रेस पहनते थे, तो जवाब है ड्रेस। इसे ड्रेस ही लिख देते हैं, ड्रेस पहनते थे, जवाब है नहीं। लेकिन पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में, लेकिन
पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में इन्होंने ड्रेस के तौर पर, या आप कह सकते हो हाँ ड्रेस के तौर पर ही क्या किया था, कुछ धारण करना शरीर पर शुरू कर दिया था, जैसे कि पत्ती और छाल। पत्ती और छाल धारण करना शुरू कर दिया था, पत्ती और छाल को पहनना शुरू कर दिया था। ठीक है, आप कह सकते हो इससे भी आसान में जो याद रह जाए, पत्ती और छाल जो है अंतिम चरण में पहनना शुरू कर दिया था पूरा पाषाण काल के समय के जो लोग थे। ठीक है, साथ ही बात करें इस समय के लोगों को क्या आग की जानकारी थी? आग, फायर। तो उस समय पूरा पाषाण काल के लोग थे, उनको आग का अस्तित्व है ऐसा मालूम था, लेकिन वो आग जला नहीं पाते थे। ठीक है, ये अलग बातें हैं, क्योंकि हम अभी आगे चरण में जानेंगे कि आग की खोज हम कब पढ़ते हैं, नवपाषाण काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो खोज हुई, मतलब हम उस समय आग जलाना सीख चुके थे, लेकिन हमें पूरा पाषाण काल में आग जलानी नहीं आती थी, आग का अस्तित्व था। अभी ये अस्तित्व से क्या मतलब है, जैसे आप देखते हैं, आप पहले लिख लें फिर मैं बताती हूँ। आग का अस्तित्व इस समय था, कब? पूरा पाषाण काल में, है ना। अस्तित्व से क्या तात्पर्य है, जैसे आप आज के समय में भी देखते हैं कि जंगल में एकदम से आग लग जाती है, लगती है, तो उस समय भी ये घटनाएं घटती थी। किसी ने आग लगाई नहीं, किसी ने देखा नहीं कि आग कैसे लगी, लेकिन आग तो लगी है, तो आग का अस्तित्व तो है ना, पर आग उस समय लोगों को जलानी नहीं आती थी। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है अस्तित्व का। अब आगे बात करते हैं पूरा पाषाण काल में जो आर्ट है, कला है, वो किस तरह की थी। आर्ट या कला, या आप कह सकते हो साक्ष्य, कुछ मिले होंगे तो वो साक्ष्य भी है, जैसे कि बेलन घाटी। बेलन घाटी से साक्ष्य मिले हैं, आप इसे साक्ष्य भी लिख लें आर्ट के तौर पर, यहीं से हमको वो भी मिले हैं। तो बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी है प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्जापुर और रीवा के क्षेत्र में फैली हुई है बेलन घाटी। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के, साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके अलावा मैं आर्ट की बात कर रही थी, तो आर्ट की बात करें तो साक्ष्य में बहुत कुछ मिलता है। भीमबेटका से, कहाँ से? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्या मिला है? स्पेशली पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। है तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के भी, लेकिन पूरा पाषाण काल के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं, है ना। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे, यहीं पर हम जान लेते हैं कि क्या इनका कोई धर्म था, कोई धर्म था, रिलीजन, रिलीजियस पर्पस, कोई धर्म था, रिलीजन कह लें आप।
तो धर्म के तौर पर इस समय के लोगों का क्या था कि जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं उनमें विश्वास था, धर्म जैसा कुछ नहीं था। क्या था? जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास था। ये क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि आग का अस्तित्व है, तो जैसे अपने आप आग लग जाना, बाढ़ आ जाना, है ना? बारिश होने लगना, ठीक है? तो ऐसे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो घटनाएं हो रही थी, तो प्राकृतिक शक्तियों में उन लोगों को क्या था? विश्वास था। धर्म जैसा कुछ नहीं था, ठीक है? किसकी? पूरा पाषाण काल के लोगों की ऐसी धारणाएं थी। तो ये कुछ साक्ष्य हैं। भीमबेटका से आपने जाना तीनों पूरा पाषाण काल के जो तीनों चरण है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पेंटिंग्स भी हैं भीमबेटका में। कैसी पेंटिंग है? पेंटिंग आमतौर पर उस समय का जो जीवन है उससे जुड़ी हुई होती है ना? जैसे शिकार करना, शिकार करती हुई चित्रकारी होगी, तो जो जीवन से जुड़ी हुई है उसकी कोई चित्रकारी होगी। तो मनुष्य की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे जुड़ी हुई चित्रकारी भीमबेटका में आपको आसानी से देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इस तरह से आपने यहाँ भीमबेटका के बारे में और पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मध्य पाषाण काल आपके लिए समझना क्या हो जाएगा? और भी आसान हो जाएगा। तो इस समय के लोग जो थे मध्य पाषाण काल के, जब आगे बढ़ते हैं हम, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा। जब मध्य पाषाण काल में हम बढ़ते हैं तो हमने देखा कि इस समय के लोगों का जीवन जो था वो भी कैसा था? वो भी घूमने वाला ही था, घुमंतु था, अस्थायी था, जीवन अस्थायी था इस समय भी, है ना? जिसे आप फिर से खानाबदोश या फिर घुमंतु या नोमैडिक कहेंगे, है ना? साथ ही इस समय के लोग अपना पेट भरने के लिए क्या करते थे? जो पूरा पाषाण में काल कर रहे थे, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है। क्या थी? शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक भी थे, खाद्य का संग्रह करते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर शिकार कर रहे हैं तो जानवर होगा, जानवर को मारेंगे, मारेंगे तो मांस खाएंगे। क्या खाएंगे? मांस खाएंगे। खाद्य संग्राहक है मतलब पेड़ पौधों से फल फूल एकत्रित करके उसका भोजन के तौर पर उपयोग कर रहे हैं। तो ये शाकाहारी हो गया और ये मांसाहारी हो गया। तो आप यहीं पर कह सकते हो कि ये लोग क्या कैसे थे? सर्वाहारी थे। क्या थे? सर्वाहारी थे, शुरुआत से ही है, ठीक है? पूरा पाषाण काल में भी सेम होगा, सर्वाहारी है, ठीक? साथ ही शिकार करने के क्रम में आपने जाना कि शिकार करते थे, पूरा पाषाण काल में भी शिकार करते थे। किन से करते थे वो आपने जान लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो शिकार करते थे, ये शिकार करने के क्रम में जो हथियार उपयोग करते थे, ये हथियार क्या हो गए? अब छोटे और शार्प हो गए। तो आप यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकते हैं, टूल्स लिख कर लीजिए। जो हथियार थे, जो टूल्स थे, वो क्या हो गए? शार्प हो गए। मतलब इनके पास जो टूल्स मिले वो बड़े तो थे ही पहले से ही। पूरा पाषाण काल में ही जो हथियार थे वो कैसे थे? जो औजार इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए वो कैसे थे? बड़े थे। लेकिन साथ में ही अब जो हथियार थे वो कैसे हो गए? शार्प हो गए, छोटे हो गए, है ना? कैसे हो गए? छोटे हो गए, स्मॉल। जिन्हें जब हथियार छोटे हो गए, लिख सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे हथियार को माइक्रोलिथ। ऐसे हथियार जो छोटे और शार्प होते हैं। शार्प मीन्स जानते हैं ना? शार्प मीन्स क्या होता है? एकदम तेज धार वाले। माइक्रोलिथ, ऐसे है हथियार माइक्रोलिथ
कहलाते हैं। हथियार छोटे होंगे तो छोटे छोटे शिकार करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे मछली, है ना, जैसे मछली, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। जैसे मछली का शिकार करना, सिर्फ शिकार ही नहीं करना है, उन्हें लाकर साफ भी करना है, फिर पकाना भी है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो हथियार कैसे हो गए, माइक्रोलिथ हो गए। तो आपने क्या जाना यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि शेष क्या है, शेष तो पुराना है, जैसे पुरा पाषाण काल में था। तो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया कि जो टूल्स थे वो स्मॉल हो गए, टूल्स स्मॉल हो गए। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। टूल्स कैसे हो गए, स्मॉल हो गए, और जो स्मॉल टूल्स हुए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक, क्या खा रहे हैं ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं, फल फूल और शिकार कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, शिकार कर रहे हैं, टूल्स भी जान गए आप। अब बात करते हैं, कपड़े पहनते थे क्या इस समय के लोग, कपड़े, वस्त्र, कपड़े नहीं वस्त्र, ये ठीक रहेगा, है ना, वस्त्र या फिर ड्रेस। आपने जाना कि पुरा पाषाण काल के जो लोग थे वो क्या करते थे, शुरुआती दौर में तो उन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में हम देखते हैं कि उन्होंने पत्ती और छाल को वस्त्र के तौर पर पहनना शुरू किया, अर्थात शरीर ढकना शुरू किया, वस्त्र के तौर पर नहीं, शरीर को ढकने का जो ट्रेंड है हम देखते हैं पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मध्य पाषाण काल में यहाँ पर भी ये जारी रहेगा, और साथ ही पत्ती और छाल के साथ ही जो पुराना है वो साथ में चलता है, साथ में आगे के चरण में मिलेगा आपको। अब छोटे औजारों के कारण, यहाँ पर छोटे औजार आपने देखा मध्य पाषाण काल में है, तो छोटे औजारों के कारण अब लेदर, जानवरों के चमड़े भी पहनते थे, जानवरों के चमड़े, चमड़े को वस्त्र के तौर पर पहनते थे, शरीर को ढकते थे उससे, ठीक है। और ये कब हुआ, जब इनके औजार जो है, जो हथियार है वो छोटे हुए, क्योंकि उससे शिकार करना आसान था। और चमड़े की किसी भी जानवर को, जैसे उन्होंने मारा, सपोज करिए कोई बड़ा जानवर है उसको मारा, तो उसकी खाल निकालने के लिए एक शार्प और छोटा हथियार चाहिए, ठीक है। तो ये तभी होगा जब उनके पास ऐसे हथियार होंगे, तभी चमड़े, जानवरों के चमड़े निकाल पाएंगे और फिर उन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करते थे। तो हाँ, मध्य पाषाण काल में वस्त्र के तौर पर वो कुछ ना कुछ पहनते थे, जो कि था जानवरों के चमड़े पहनते थे, या फिर आप लिख लीजिए एनिमल लेदर। आसान होता है थोड़ा सा इंग्लिश में याद करना लोगों के लिए, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल। इस समय मध्य पाषाण के काल के जो लोग थे वो तीर धनुष चलाना भी जान चुके थे, तीर धनुष चलाना भी जानते थे, ठीक है। तीर धनुष चलाना जानते थे, आप इसे टिक कर लें, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ, ये तीर धनुष चलाना भी जानते थे, ठीक है। आगे बढ़े क्या, इसके साथ ही इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या, मध्य पाषाण काल में वो ये कि क्या ये पशुपालन करते थे। पुरा पाषाण काल में ये बात हमने नहीं पूछी, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मध्य पाषाण काल में के जो लोग थे वो पशुपालन करते थे, या हाँ पशुपालन करते थे, या की कोई बात ही नहीं है। तो हाँ, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, जैसे आपने वस्त्र के लिए जाना था,
तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशु, पालतू पशु, तो पशुपालन हो गया ना, पालतू पशु किया, पशुपालन किया, किसका? कुत्ता का। कुत्ते को पालते थे। उनको पालना आसान होता है ना, कुत्तों को। पालते थे, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम अगले टॉपिक की ओर, और वो है नवपाषाण काल। अभी मैं आपको सभी से जुड़े हुए कुछ ना कुछ साक्ष्य भी बताऊंगी अलग से। तो फिलहाल हम नवपाषाण काल के बारे में जान लें। नवपाषाण काल, आपने मध्यपाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी है, वो याद रखिएगा। औजार छोटे हो गए थे, साथ ही मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में क्या करने लगे थे? पशुओं को पालने लगे थे। कौन सा पालतू पशु था? कुत्ता, डॉग। ठीक है, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि वस्त्र के तौर पर क्या पहनने लगे थे अब? एनिमल लेदर, जानवरों के चमड़े का उपयोग शरीर को ढकने के लिए करने लगे थे। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ जितनी बातें हैं वो सब पुरापाषाण काल जैसी ही हैं। अब बढ़ते हैं नवपाषाण काल की ओर। जब आप नवपाषाण काल की ओर बढ़ते हैं तो इस काल में आप देखते हैं कि इस नवपाषाण काल में जो लोगों का जीवन है वो कैसा हो जाएगा? पुरापाषाण काल में जीवन अस्थायी है, क्योंकि वो एक स्थान पर रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद दूसरे स्थान चले जाते हैं। मध्यपाषाण काल में भी सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम नवपाषाण काल में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन इनका यहाँ पर स्थायी हो गया है। कैसा हो गया है? स्थायी हो गया है। लेकिन जीवन स्थायी हुआ कैसे? जीवन स्थायी हो गया है, प्रश्न है स्थायी हुआ कैसे? स्थायी होने के क्रम में हम देखेंगे कि नवपाषाण काल में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली। कैसी? नवपाषाण काल के जो लोग थे उनके जीवन में, मानव जीवन में एक क्रांति देखने को मिलती है। कैसी क्रांति? वो क्रांति है खेती की, एग्रीकल्चर, कृषि करना जान गए थे, कृषि करना जान गए थे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। अभी आप जब खेती करते हैं तो कोई भी फसल लगाते हैं, बहुत व्यवहारिक होकर सोचिएगा। ठीक है, जब आप कोई फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसे सबसे पहले आपने एक भूभाग पर, सो कॉल्ड ये खेत है आपका, इस भूभाग पर क्या किया? फसल लगाया। पहले तो बोया आपने, है ना? फिर बोने के बाद उसे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तुरंत तो फसल पक नहीं जाएगी। पकेगी क्या? नहीं, उसे फसल को तैयार होने में वक्त लगता है। कितना? नॉर्मल 3 से 4 महीने, है ना? तो इतना जो वक्त लगता है और फसल को बचाना होता है, इस क्रम में लोगों को एक जगह कम से कम 3 से 4 महीने रुकना पड़ता था। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे स्थायित्व आया। इससे क्या हुआ? धीरे धीरे इनके जीवन में, नवपाषाण काल के जो लोग थे उनके जीवन में स्थायित्व आया, और जब स्थायित्व आया तो कृषि के कारण स्थायी जीवन की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो आप कह सकते हैं कृषि के कारण क्या हुआ? स्थायी जीवन की, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अब खेती की है ना? इस भूभाग में खेती की है, तो सोचो कि अनाज अच्छा खासा उत्पादन हो गया या कम भी उत्पादन हुआ, ठीक ठाक उत्पादन तो हो गया। मतलब जितने लोग रहते हैं, सपोज अगर 5 लोगों को मान लिया जाए या 50 लोग मान लीजिए, तो उनका तो भरण पोषण आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्या वो 50 लोग जो उत्पादन हुआ है इस खेत में, उसमें उस उत्पादन को, उस अनाज को एक साथ खा सकते हैं और अगले 50 महीने या सॉरी 2-3 महीने तक उन्हें खाना खाने की जरूरत ना पड़े? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये जो उत्पादन हुआ है इस खेत में, जो भी अन्न उपजाया गया है,
उसे क्या करेंगे, उसे रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, एकत्रित करना पड़ेगा, कहीं तो उसे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा भोजन, सारा अनाज एक दिन तो नहीं खाया जा सकता, एक दिन में नहीं खाया जा सकता, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, रखने के लिए कोई पात्र चाहिए। बिल्कुल, तो जो पात्र चाहिए वो क्या होगा, उसे ही कहेंगे मृद भांड। मृद भांड रखने के लिए, ठीक है, तो मृद भांड का निर्माण होता है। मृद मिट्टी, भांड बर्तन, मिट्टी के बर्तन का यहाँ पर आप देखेंगे, आपको बड़े पैमाने पर नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहीं से जब स्थायी जीवन की शुरुआत हुई तो छोटे छोटे आपको घर भी देखने को मिलेंगे। कैसे, लाइक झोपड़ी, झोपड़ी का विकास हुआ, क्योंकि जहां कहीं भी रहेंगे तो वहां जो प्राकृतिक समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए किसका, कुछ ना कुछ शैडो जोन बनाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ आवरण बनाना पड़ेगा, तो वही आवरण क्या है, झोपड़ी है। तो इसी स्थायी जीवन में की शुरुआत में हम देखते हैं मृद भांड का भी निर्माण हुआ, क्योंकि उत्पादन को रखने के लिए, अन्न को रखने के लिए इन्हें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही स्थायी जीवन के क्रम में किसका, झोपड़ी का भी विकास होगा, झोपड़ी का भी विकास होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले जो पुरापाषाण काल में लोग खाद्य संग्रह कर रहे थे, फल फूल एकत्रित कर रहे थे, फल खा रहे थे, फल फूल एकत्रित करके खा रहे थे और कुछ संग्रह कर लेते थे, साथ ही शिकार कर लेते थे, वो सब करना उन्होंने बंद कर दिया था? नहीं, नवपाषाण काल के लोग भी खाद्य संग्राहक थे, है ना, खाद्य संग्राहक, और साथ ही यहाँ पर संग्राहक न लिखकर उत्पादक लिख लीजिए, क्योंकि ये लोग अब क्या करने लगे हैं, उत्पादन करने लगे हैं। आपने अभी देखा ना, अन्न उपजाने लगे हैं, कृषि का विकास हुआ तो खाद्य उत्पादक बन गए हैं। साथ ही शिकार करते थे, संग्रह भी करते थे, खाद्यों का संग्रह भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप अन्न को संग्रह करने के लिए मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो भी कर रहे हैं। साथ ही जो खाद्य संग्राहक फल के संदर्भ में है, फल फूल को एकत्रित करने के संदर्भ में वो भी कार्य कर रहे हैं। तो कुछ भी छूटा नहीं है, आगे नई चीजें सीखते जा रहे हैं और पीछे की चीजें साथ में लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा चेंज आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलता है वो ये है कि खाद्य संग्राहक से कैसे हो गए, खाद्य उत्पादक हो गए, क्योंकि कृषि का जो विकास हुआ उसके माध्यम से ये अन्न को उपजाने लगे, तो खाद्य उत्पादक हो गए, ठीक है। और शिकार तो अभी भी कर रहे हैं। तो क्या क्या इनके पास हो गया, फ्रूट्स हो गए, जो कि ये पेड़ों से खाते थे, है ना, फल, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखती हूँ, फल, है ना, प्लस क्या होगा, जानवर, जो शिकार, तो जानवर को खाते थे, है ना, कौन से, बड़े या छोटे, कोई भी, बड़े या छोटे जो मिल जाए। साथ ही और क्या खाने लगे हम, ग्रेन्स, अनाज, अनाज का उपभोग करने लगे। तो ये इनके जीवन के लिए जो अनाज की भोजन पोषण की आवश्यकता थी वो अब यहाँ से पूरी होने लगी। यहाँ पर मुख्य क्या है, अनाज, अनाज का उत्पादन करने लगे, ठीक है। पर शिकार अभी भी हो रहा है ना, ध्यान रखना। मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, जो हथियार थे, पेबुल, चौबिंग, चौपर, ये सब आगे भी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में भी रहेंगे, है ना, लेकिन क्या होते जाएंगे, शार्प होते जाएंगे, धारदार होते जाएंगे। तो मध्य पाषाण काल तक आपने देखा कि इनके जो हथियार थे वो बड़े भी थे और साथ ही छोटे भी थे, लेकिन छोटे वाले हथियार जो छोटे छोटे हो गए थे, पत्थर, बहुत छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करके बहुत शार्प पत्थर बनाए हुए थे, उन्हें क्या कहा था, माइक्रोलिथ कहा था। अब वही माइक्रोलिथ क्या हो गए हैं नवपाषाण काल में, जो टूल्स हैं वो स्मॉल, छोटे छोटे हैं, लेकिन साथ ही क्या हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, पॉलिश्ड हो गए हैं, चिकने हो गए हैं, है ना, चिकने। लगातार शिकार करते करते, खाल निकालते निकालते जानवरों की, जो बड़े जानवर हैं
क्योंकि हमने जाना वस्त्र पहनते थे, एनिमल लेदर। क्या हो गए, वो जो पत्थर थे वो क्या हो गए, चिकने हो गए। क्या हो गए, चिकने हो गए। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि नवपाषाण काल तक जब पहुंचे तो जो टूल्स थे इनके वो कैसे हो गए, छोटे तो थे ही और पॉलिश्ड भी हो गए, चिकने हो गए। ठीक है। वही बात करें, वस्त्रों की बात करें इनके, नवपाषाण काल में लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। तो मध्यपाषाण काल तक हमने क्या जाना, वस्त्रों की एक सीरीज है। पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में पुरापाषाण काल के लोगों ने क्या किया था, पत्ती और छाल को पत्ती और छाल के माध्यम से शरीर को ढकना शुरू किया था, है ना। फिर जब मध्यपाषाण काल में पहुंचे तो पत्ती और छाल से तो ढक ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही एनिमल लेदर का भी उपयोग करने लगे थे, जानवरों के चमड़ों का भी उपयोग करने लगे थे शरीर को ढकने के लिए, है ना। फिर जब हम नवपाषाण काल में पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि सूती और ऊनी, कॉटन और वुलन, इन वस्त्रों का उपयोग होने लगा था। ठीक है, शरीर को ढकने के क्रम में, याद रहेगा बिल्कुल। और इसी समय में नवपाषाण काल में ही हम आग की बात करते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपने जानी। मध्यपाषाण काल में भी लोग तीर धनुष चलाना जानते थे। ठीक है, तो शिकार करना आसान हो गया और ज्यादा। और नवपाषाण काल में भी लोग तीर धनुष जानते थे, चलाना जानते हैं। ठीक है, ये टिक क्या बता रहा है कि ये लोग जानते थे, इस समय के लोग जानते थे। और वहीं यदि धर्म की बात की जाए तो इन लोगों का नवपाषाण काल तक पहुंचते पहुंचते धार्मिक प्रवृत्ति की बात करें तो पुरापाषाण काल में आपने जाना कि पुरापाषाण काल के लोग क्या थे, उनका प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास था। ठीक है, लेकिन जब नवपाषाण काल तक आप पहुंचते हैं तो आप पाएंगे कि जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसमें, धर्म की बात करें अगर, तो क्या हो गया, अब प्राकृतिक शक्तियों में आस्था हो गई। दोनों में एक अंतर है। क्या हो गया, प्राकृतिक शक्तियों में आस्था आ गई। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चन जितना कुछ मैंने आपको बताया है ये सभी एक एक करके अपने आप में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही नवपाषाण काल के यदि उदाहरण हम देखें तो क्या देखेंगे, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। साक्ष्यों की बात करें तो एक एक करके कर लेते हैं, जैसे कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, लिख लीजिए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कृषि के, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि में किसकी, कॉटन का, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, जौ, कॉटन, इनके साक्ष्य मिले हैं। कब, 7000 बीसी में के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, में नहीं, के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक हो गया मेहरगढ़। दूसरा कोलढेवा, कोलढेवा कहाँ है, इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं नवपाषाण काल में अनाज के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो जहां से अनाज के साक्ष्य प्राप्त होने लगे वो क्या है, नवपाषाण काल है। तो चावल के प्रमाण कोलढेवा से प्राप्त हुए हैं। वहीं इसके अलावा एक स्थल है लहुरा देव। क्या है, लहुरा देव। ये कहाँ स्थित है, संत कबीर नगर में। यहां से भी संत कबीर नगर में, यहां से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है, किस समय के? नवपाषाण काल के। इसके साथ ही एक स्थल है जिसे कहते हैं बुर्ज होम। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से एक साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं। अनाज भी। आपने मध्य पाषाण काल में जाना था ना? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुत्ते को पालना शुरू कर दिया गया था, है ना? एक पालतू पशु को पाला जा रहा था, जो कि क्या था? कुत्ता था, है ना? नवपाषाण काल में आप क्या देख रहे हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिल रहे हैं, साथ ही अनाज के भी साक्ष्य मिल रहे हैं, है ना? तो ये साक्ष्य हैं किस काल के? नवपाषाण काल के। तो इस समय आपने जाना कि नवपाषाण काल में क्या हुआ? खाद्य संग्राहक से क्या हो गए? खाद्य उत्पादक हो गए। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन जो किसान थे, उनके द्वारा सबसे पहली फसल जो उगाई गई वो क्या थी? रागी। यहाँ पर नोट कर लीजिए, है ना? दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? रागी। ठीक है, तो आपने जाना कृषि का इस काल में विकास हुआ। साथ ही कुछ फैक्ट्स हैं, तो जो आपको याद करने होंगे, तो मैं उन्हें नोट करवा देती हूँ। तो फैक्ट के तौर पर ही आप उन्हें नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। नवपाषाण काल में ही चौपानी मांडू से। कहाँ से? चौपानी मांडू से। क्या हुआ है यहाँ पर? संसार में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। चौपानी मांडू से संसार में, विश्व में मृदभांड के प्रयोग किए जाने के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। किसके? मृदभांड के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के कुछ साक्ष्यों की चर्चा कर लें, तो फैक्ट बेस्ड ही आपको मैं बता दूंगी, तो आप उसे लिख सकते हैं। जैसे कि लिख देती हूँ मैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य या पॉइंट्स लिख लीजिए, ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, ये साक्ष्य हैं। एक स्थल है चौंतरा। क्या नाम है? चौंतरा। ये स्थल, क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर की चॉपर चॉपिंग शॉबिंग जो संस्कृति है, उत्तर में कैसी संस्कृति है? चॉपर चॉपिंग संस्कृति। और दक्षिण की हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति, हाथ की जो कुल्हाड़ी नहीं होती है, वैसी हैंड एक्स संस्कृति का क्या है? मिलन स्थल है। कौन सा? चौंतरा मिलन स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। मैं यहाँ इम्पोर्टेंट लिख दूं? वैसे तो पूरी क्लास ही बहुत इम्पोर्टेंट है ना?
ठीक है। आपने एक रॉबर्ट ब्रूस फूटे के बारे में जाना था। उन्हें मद्रास के पल्लवरम से क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था, तो उसे भी याद रखना है आपको। साथ ही पुरापाषाण काल के संदर्भ में एक स्थल है हथनौरा। यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक दो आपको बता रही हूँ। साथ ही आपने भीमबेटका के भी बारे में जाना था, जो कि साक्ष्य के तौर पर भी है और वहाँ की पेंटिंग भी देखने को मिलती है वहाँ पर। तो भीमबेटका की जो खोज है, भीमबेटका एक गुफा है, मध्य प्रदेश में है ना, चौंतरा भी मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की जो गुफा है, इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी 1958 में। ये भी बहुत पूछा जाता है। 58 में किसने? वी.एस. वाकड़कर ने। हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए मैं लिख रही हूँ। वाकड़कर पूरा नाम क्या है? कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे इस तरह से भी पूछते हैं। तो इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर। कई बार सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि वी.एस. वाकड़कर का पूरा नाम क्या है, या फिर भीमबेटका गुफा की खोज किसने की है? वी.एस. वाकड़कर ने की है। कब की है? 1958 में की है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। यहीं पर लास्ट, आपका और अधिक समय मैं नहीं लूंगी। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य के बारे में जान लें। ये कुछ साक्ष्यों से परिचित हो जाएं तो अच्छा होगा। ध्यान रहे, मध्य पाषाण काल में पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण था। क्या था? पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण था उस समय पे। मतलब होने लगा था, अंतिम चरण में ही सही, लेकिन ठीक ठाक होने लगा था। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। यहाँ से क्या मिला था? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। ध्यान रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वही साक्ष्य आपको बता रही हूँ, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागौर से भी मिले हैं। कहाँ से? बागौर से भी मिले हैं। बागौर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला। बागौर कहाँ है? बागौर है राजस्थान में। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। कोठारी नदी के पास, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है। क्या है? बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। मानव का प्रथम पालतू पशु क्या था? कौन था? कुत्ता था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख दूं? चलिए लिख देते हैं। मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, है ना, जो कि आप मध्य पाषाण काल में देखते हैं। ठीक है। जो मध्य पाषाण काल है वो क्या है? नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल के बीच की अवस्था है। ठीक है। ये एक संक्रमण काल है। क्या है? मध्य पाषाण काल एक संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल क्या है? एक संक्रमण काल है। इससे पहले मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में, या सारे जो पाषाण काल के क्षेत्र हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ, जो डिवीजन है। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई है मैंने आपको। अभी मैं आपको
किस तरह के साक्ष्य मिले हैं और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट और रह गए हैं उन्हें अलग से बता रही हूँ, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे। तो मध्यपाषाण काल क्या है? एक संक्रमण काल है। अधिकांशतः इस समय लोग शिकार पर ही निर्भर थे। ठीक है, तो ये हुआ मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त, अंतर्गत नहीं, इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ फैक्ट और बता देती हूँ जो कि इस तरह से हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, आहड़ संस्कृति, क्या नाम है उसका? आहड़ संस्कृति किस क्षेत्र में पाई गई? राजस्थान के क्षेत्र में। और ये ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इन्हें आप फैक्ट के तौर पर ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आएगी। ये जो आहड़ संस्कृति है, राजस्थान के क्षेत्र में विकसित हुई, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पीसीएस में और आईएएस में और वनडे एग्जाम्स में तो बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम ताम्रवती। क्या है? ताम्रवती। ठीक है, इसके अलावा एक संस्कृति और है जो है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति कहाँ विकसित हुई होगी? मालवा क्षेत्र में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो नाम है वो उस क्षेत्र में विकसित हुई होगी, वो संस्कृति। ठीक है, और आहड़ संस्कृति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है, वो है ये, इसे सोथी कल्चर भी कहते हैं। ये सोचिए कि इतना इम्पोर्टेंट है, कितनी तरह से इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आहड़ संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई, बनास संस्कृति भी कहते हैं इसे, इसका प्राचीन नाम ताम्रवती है, और सोथी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पाषाण काल अच्छे से समझ में आ जाए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने उन्हें अलग से आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को सजेशन जरूर दीजिए। ठीक है, उन्हें सजेस्ट करिए इसके लिए। ओके, थैंक यू।